हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अनवरत बिना रुके और एक बहुत अच्छी प्लानिंग, एक सुनियोजित योजना के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कठिनाइयों को सरल बनाते हुए और अपने उन कमज़ोर विषय कह सकते हैं या कमज़ोर टॉपिक्स कह सकते हैं, उनको मजबूत बनाने का काम कर रहे होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन डेट शीट है वो आ चुकी है और एग्ज़ामिनेशन डेट शीट का शेड्यूल बहुत सही है, बहुत अच्छा समय आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। तो बहुत ही सामान्य सी बात है, आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बालक विशेष समय नहीं देता है, लेकिन हिंदी उसे अगर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अंतिम समय पर भी अगर उस पर ध्यान दे तो हिंदी उसे बहुत अच्छा स्कोर देने के साथ साथ उसके परसेंटेज, उसके प्रतिशत में वृद्धि कर सकता है। तो जैसे आप लोगों ने अभी प्री बोर्ड फर्स्ट एग्ज़ाम ठीक है दे दिया है, तो एक क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। कुछ लोगों ने इस पेपर को दिया है या किसी अन्य के पास ये वीडियो पहुँचती है तो उसके लिए हेल्पफुल इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी और कैसे अनसिन पैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, किस क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट कितनी होती है और किस प्रकार आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे आज हम यहाँ पे बात करेंगे। और अभी क्योंकि समय है थोड़ा, 1 महीने का समय हम मान के चल सकते हैं, तो इसके बाद फिर अन्य भी मैं सैम्पल पेपर यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे आपको फिर एक हैबिट हो जाएगी कि 3 घंटे के अंदर हमें अब पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज का ये एक क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं कि किस क्वेश्चंस कैसे अनसिन पैसे सॉल्व करने हैं, कितने घंटे में, और आंसर लिखने का तरीका क्या है। क्योंकि इतने 13-14 सालों से मैं बोर्ड करेक्शन में जा रही हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पर किस तरह से कॉपी को चेक किया जाता है और क्या माइंडसेट होता है, कितने समय में, किस प्रकार से। तो आप लोग उस तरीके से तैयारी करें कि आपके अंक वहाँ पे काटे ना जाएं और पूर्ण रूप से आप अपने मेहनत का वहाँ पर प्राप्तांक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र इस प्रकार है। अगर किसी ने इस प्रश्न पत्र को हल नहीं किया है तो वो पहले वीडियो पॉज करके प्रश्न पत्र पढ़ सकता है। ठीक है, वीडियो मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा देती हूँ एक बार। अगर जिसके लिए ये प्रश्न पत्र नया है वो वीडियो पॉज करके प्रश्न पत्र को पहले पढ़ ले और अपना अनुमान लगा ले कि यहाँ पर ये होगा, आंसर ऐसा होगा। ठीक है, और जिसने इस प्रश्न पत्र को सॉल्व किया है वो डायरेक्ट अभी समझेगा आंसर को। ठीक है, ये है पूरा प्रश्न पत्र। ठीक है, चलो, जिसके लिए नया था वो वीडियो पॉज करके प्रश्न पत्र को देख सकता है। अब सबसे पहले हम देखिए इंस्ट्रक्शन किया है, किस प्रकार से सैम्पल पेपर या किस प्रकार से बोर्ड का पेपर आता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ और उसी रूप में यहाँ पर ये पेपर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनसीन पैसेज। देखिए, अनसीन पैसेज में अनसीन पैसेज हमेशा आपको ना उस पैसेज, उस गद्यांश के मूल भाव को समझना है। जहाँ पर से आपने उस गद्यांश के मूल भाव को समझ लिया, आपके प्रश्नों का उत्तर 100% सही की तरफ चला जाएगा। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसको तुरंत आपके सामने इसको पढ़ती हूँ, ठीक है, तो आप, ये है आपके सामने, मैं इसको पढ़ती हूँ पैसेज को। ठीक है, लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ऐसा करना असंभव है। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बगैर काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप अभी तक क्यों विद्यमान है। क्यों तथा कथित सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में छोटे बच्चों को पसंद किया जाता है। क्यों आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को घर के कामकाज हेतु गरीब एवं गांव के बाल श्रमिक ही पसंद आते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। हमें आज ही बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और जहां कोई बच्चा हमें बाल मजदूरी करते हुए मिले उसकी शिकायत हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हमारा भी कर्तव्य है। बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इस समस्या को सभी के द्वारा जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है।
अगर जल्दी ही इस समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर देगी। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर उन्हीं का बचपन अंधेरे और बाल श्रम में बीतेगा तो हम एक सुदृढ़ भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यह सिर्फ हमारे और सरकार के सहयोग से ही संभव है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इनकी दशा परिवर्तन हेतु मनोयोग पूर्वक सार्थक प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के भावी नागरिकों के बालपन की स्वाभाविकता बनी रहे। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब आपको मेरे बोलने से समझ में आ गया होगा इस पूरे पैसेज, इस पूरे गद्यांश का मूल भाव था बाल श्रम। यहाँ पर बाल मजदूरी की बात की जा रही है। मूल भाव हम समझ गए और जो जो पॉइंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला प्रश्न है, सभ्य समाज में आज भी कौन सा अभिशाप व्याप्त है। व्याप्त मतलब समाया हुआ है। ऑप्शन, बाल श्रम का, सामाजिक कुरीतियों का, सशक्तता का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सशक्तता मतलब होता है शक्ति का, ये कहीं से भी अभिशाप नहीं है। ठीक है, तो ये हटा दीजिए। अब है सामाजिक कुरीतियों का। यहाँ पर अगर हम पैसेज में ध्यान देते तो सामाजिक बुराइयों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। सामाजिक बुराइयाँ बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर एक सामाजिक कुरीति की बात हो रही है और वह है बाल श्रम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क का सही उत्तर क्या है? बाल श्रम। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका कोई आंसर हो, तो ये प्रश्न का उत्तर ये सबका सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर नीचे लिखेंगे क का लिखेंगे फर्स्ट और पूरा ऑप्शन उतारेंगे बाल श्रम का। कभी भी शॉर्ट मेथड ना अपनाएं, क्योंकि ये जो डॉट वाले ऑप्शन होते हैं ना, कभी 1 लगता है, कभी 2 लगते हैं, और ऐसे असमंजसता की स्थिति में आपके अंक ना जाएं, ऐसा प्रयास करें, ऐसा आप काम करें। ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। क लिखेंगे, क के बाद ये 1 और 1 के बाद बाल श्रम का ऑप्शन पूरा का पूरा उतारेंगे, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है ख, फिर ख लिखेंगे। ठीक है, ख लिखा, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देश को सार्थक पहल करने की आवश्यकता है जिससे क्या हो? बाल श्रम के कारण बच्चों की शिक्षा छिन जाए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना, इसको तो कट कर दो ऐसे ही। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए, हाँ ये सही है। बाल श्रम के कारण बच्चों को खुशियाँ मिल जाएं, ये भी सही है। बाल श्रम के कारण बच्चे विकलांग ना हो जाएं, ये भी सही है। ठीक है, अब लेकिन हम आते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है केवल 2 सही है, इसको हम वेटिंग में रखते हैं। अगला है 1 और 2 सही। भाई 1 तो है ही नहीं ना, क्योंकि पहला क्या है? बाल श्रम के कारण बच्चों की शिक्षा छिन जाए, ऐसा थोड़ी चाहेंगे हम, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि बच्चों की शिक्षा छिन जाए। तो 1 आया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है 3 और 4। 3 क्या है? बाल श्रम के कारण बच्चों को खुशियाँ मिल जाएं। 4 है बच्चे विकलांग ना हो जाएं, जबकि यहाँ पर बात हो रही है बचपन की। देखो अंतिम पंक्ति क्या थी कि बालपन की स्वाभाविकता बनी रहे। बाल श्रम का हटाने की जो सबसे बड़ी, आपने क्लास 9th में एक कविता पढ़ी होगी, बच्चे काम पे जा रहे हैं, राजेश जोशी की कविता थी। तो वहाँ पर क्या कहती है पंक्ति है ना, क्या खो गई हैं उनकी किताबें, क्या खंडहर में दब गए हैं सारे उनके खिलौने, क्या सब हस्ब मामूल होने के बाद भी वो जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल्स की, क्या वो ढह गई हैं। तो बाल श्रम का मतलब कहीं ना कहीं बचपन से होता है। तो 3 और 4 सही हैं, लेकिन देखो MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में सबसे बड़े हमें ध्यान देना ये होता है बच्चों कि हमारा जो आंसर है उनमें सब में से वो बेस्ट होना चाहिए। कई बार साइंस और मैथ्स में तो नहीं आते, साइंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसके 2 आंसर सही होते हैं, लेकिन हमें उसमें से परसेंटेज वाइज देखना है कि कौन इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो वही मेथड हमें यहाँ पे भी अपनाना है। 1 2 नहीं है, 3 और 4 नहीं है, और 4th ऑप्शन है 2 और 3 सही है, तो नहीं, इसका केवल एक उत्तर होगा, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाएगा। बचपन छिन जाएगा तो क्या होगा? खुशियाँ नहीं, मतलब बचपन, मतलब अगर बचपन नहीं छिनेगा तो खुशियाँ भी मिल जाएंगी। बचपन नहीं छिनेगा तो विकलांगता भी नहीं होगी। तो वो एक ब्रॉड टॉपिक है, जबकि अदर्स जो हैं वो एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ख का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 सही है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो इसमें 1 2 3 4 दिए हैं, इसमें से 2 उतार देंगे कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। ये हमारे ऑप्शन नहीं है। हमारे ऑप्शन ये हैं, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, या 2 और 3 सही। तो आपके आंसर यहाँ आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे। ख ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
छोटे बच्चों को सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में पसंद किया जाता है। ये कथन है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि बाल श्रमिक आसानी से कम पैसों में मिल जाते हैं। देखिए, जब ऐसे आते हैं ना कथन और कारण, तो वहाँ पर क्यों की लगा दो, जिससे ऐसा वाला, जैसे छोटे बच्चों को सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में पसंद किया जाता है क्योंकि बाल श्रमिक आसानी से कम पैसों में मिल जाते हैं। तो ये देखिए, ये एक इसमें निरंतरता लग रही है, दोनों एक ही बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, ये 2 नंबर का प्रश्न है। माना इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि इसका केंद्रीय भाव है बाल श्रम, लेकिन आप 1 वर्ड में आंसर लिख के नहीं आएंगे। वहां ध्यान रखेंगे, ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर का प्रश्न आपको 4 लाइनों में इसको लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव बाल श्रम है, फिर आप उस स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख दो, 3 लाइन, या ऐसे लिख दो कि बाल श्रम से बच्चों का बचपन छिन जाता है, बाल श्रम हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है, बाल श्रम से हमारे देश का भविष्य खतरे में है। आपने 2-4 लाइनें लिख दी, और आपने या ये लिख दिया कि गद्यांश में बाल श्रम से होने वाली सामाजिक बुराइयां, या कुछ इस तरह से लिख दिया। आपने केंद्रीय भाव पहले लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? बाल श्रम है, ये लिखा। लेकिन था आपको 2-3 लाइन और लिखनी पड़ेंगी, तब आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप 1 वर्ड में आंसर, 2 नंबर का क्वेश्चन है वो, अगर आप 1 वर्ड में लिखेंगे ना, आपको आधा या 1 नंबर मिलेगा। तो आपको खाली ऊपर से उतारना है कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके, है ना। तो आप इसको कम से कम 4 लाइनों में लिखेंगे, ठीक है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। माना इसका आंसर सिर्फ इतना है कि केंद्रीय भाव क्या है इसका? बाल श्रम है। और भाव, अगर हम भाव की बात करें तो भावनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं होती है ना। तो आप उसमें 4 लाइनें लिख सकते हैं कि बाल श्रम की बात की गई है, बाल श्रम से बचपन छिन जाता है, बाल श्रम से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बाल श्रम से बच्चों में जिम्मेदारियां बहुत पहले आ जाती हैं। जो आपको पैसेज में दिख रहा है वहाँ से आप 4 लाइनें लिख लीजिए, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के नवनिर्माण के लिए क्या आवश्यक है? अब भारत के नवनिर्माण के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? देखो यहाँ पर लिखा था ना कि अगर हमें भारत का नया निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। बस आपने यहीं से स्टार्ट करो लाइन। हमें नए भारत का निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करना होगा, फेंकना होगा। यह सिर्फ हमारे नहीं, सरकार का है, हम सबका दायित्व है। ये बस आपने 4 लाइन लिख दी, आपके 2 नंबर पक्के। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 7 नंबर बन जाते हैं। अब आते हैं हम पैसेज में। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पैसेज को ध्यान से देखिए। चींटियां अंडे उठाकर जा रही है और चिड़िया नीड़ को चारा दबाई। नीड़ माने था घोंसला, ठीक है। धान पर बछड़ा रंभाने लग गया है, टकटकी सूने विजन पथ पर लगाई। थाम आंचल थका बालक रो उठा है खड़ी माँ शीस का गट्ठर गिराए। बाह दो चमकारती सी बढ़ रही है, सांझ से कह दो बूझे दीपक जलाए। शोर डैनों में छिपाने के लिए अब, शोर माँ की गोद जाने के लिए अब, शोर घर घर नींद रानी के लिए अब, शोर परियों की कहानी के लिए अब। एक मैं ही हूँ कि मेरी सांझ चुप है, एक मेरे दीप में ही बल नहीं है, एक मेरी खाट का विस्तार नवसा, क्योंकि मेरे शीश पर आंचल नहीं है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मतलब एक बच्चा है जो बता रहा है कि हर माँ अपने बच्चे के पास जा रही है, ठीक है। चींटियां अंडे उठाकर जा रही है, मतलब जैसे शाम होती है तो सब लोग अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास आ रहे हैं। पहले वो एग्जाम्पल दे रहा है कि चींटियां जा रही हैं, चिड़ियाँ जा रही हैं, गाय जा रही है, बछड़ा बुला रहा है, ठीक है। और किसी अन्य की माँ जा रही है जो दिन भर काम करके बच्चे के पास जा रही है। लेकिन पहले वो सारी सिचुएशन देता है कवि, और फिर अंत में कहता है कि मेरी सांझ चुप है, मेरी तो शाम चुप है क्योंकि मेरे पास माँ ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो जीव जंतु के माध्यम से भी बताया गया है कि माँ और संतान के बीच में किस प्रकार का प्रेम होता है। अब हम इसके सार को समझ गए। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि थका हुआ बालक क्या कर रहा है। देखिए ये लाइन है ना, थका हुआ बालक, शोर इधर, कौन सी, हाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन में। थाम आंचल थका बालक रो उठा है खड़ी माँ शीश का गट्ठर गिराए। थका बालक किसके लिए रो उठा है? ऑप्शन देखिए, माँ की गोद के लिए रो रहा है, अंडों के लिए रो रहा है, चींटियों के लिए रो रहा है, खाना खाने के लिए रो रहा है। तो देखिए इसमें माँ और गोद, माँ और संतान के बीच की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो
अब ऑप्शन मैंने आपसे कहा ना कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पर अंडों और चींटियों के लिए तो रोएगा नहीं, तो खाना खाने के लिए भी कौन चाहिए, माँ चाहिए। तो हमारा सबसे सुटेबल राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, माँ की गोद के लिए बच्चा रो रहा है। और मैं आपको क्या बताया, आप पूरा सेंटेंस आंसर में लिखेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से हमें बोर्ड में करना है वैसे आपको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि किसके बीच गहरा संबंध होता है। पहला ऑप्शन माँ एवं संतान के बीच, दूसरा है माँ एवं अंडों के बीच, माँ एवं चींटियों के बीच, इनमें से कोई नहीं। देखिए माँ चींटी की भी होगी तो चींटी माँ वो उसकी संतान है, माँ और अंडे यानी कि चिड़िया है तो अंडे उसकी संतान है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जहाँ पर ब्रॉड मीनिंग दिख रहा हो उन सब से हट के देखो, ये सब पर्टिकुलर मीनिंग दे रहे हैं, चिड़िया अंडों का, चींटियाँ और अपनी माँ का, ठीक है, लेकिन माँ एवं संतान तो सब है ना, जानवर जीव जंतु भी माँ और संतान का संबंध निभा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, माँ एवं संतान के बीच। और लिखना आपको पूरा सेंटेंस है, ख नंबर 1, नंबर भी आप करेक्ट डालेंगे, ऑप्शन का जो नंबर है चाहे 1 2 3 जो भी है आप वो करेक्ट डालेंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे, सेंटेंस पूरा। अगला क्वेश्चन है, कथन है, कवि को लगता है कि उसकी सांझ चुप है, कारण कवि के पास माँ नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कथन के बाद आप क्योंकि लगाना और सेंटेंस को पढ़ना। तो पढ़ते हैं, कवि को लगता है कि उसकी सांझ चुप है क्योंकि कवि के पास माँ नहीं है। देखो अभी लग रहा है ना, सांझ माने शाम, अब वो कहता है ना कि सबके पास देखो माँ जा रही है, चींटियाँ अंडे उठाकर जा रही है, चिड़िया नीड़ को चारा दबाई जा रही है, नीड़ को मतलब घोंसला बनाने के लिए चारा मतलब तिनका लेके जा रही है, जौ उसके घोंसले में उसके बच्चे हैं, गाय जा रही है। तो सांझ चुप, वो कहता है ना फिर मेरी सांझ चुप है, मतलब मेरी शाम तो चुप है, क्यों, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर ग का थर्ड आंसर सही है। और कथन आप सेंटेंस पूरा लिखेंगे और सही लिखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन सही लिखा है लेकिन वहाँ क्या लिख देंगे, कथन कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल आपको ध्यान नहीं भटकाना है, बहुत बच्चों ने ऐसा किया है कॉपी पर, ऑप्शन सही था लेकिन उतारते उतारते पता नहीं उनका ध्यान कहाँ गया उन्होंने ऑप्शन गलत लिख दिया। अब अगला प्रश्न है, काव्यांश में किसके प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। देखिए ये प्रश्न कैसा है, ये प्रश्न भी दो नंबर का है और काव्यांश में किसके प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। अगर आप ध्यान देंगे इसमें, तो क्या माँ के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है या संतान के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें जीव जंतु भी हैं, वो अपने संतान के लिए, चाहे वो चींटी है चाहे वो चिड़िया है, वो अपनी संतान के लिए घर वापस आ रहे हैं। तो इसमें वैसे तो संतान के प्रति है, प्रॉपर आधा पैराग्राफ तक संतान के प्रति है, लेकिन फिर उसके बाद एक बच्चा माँ के लिए भी याद कर रहा है तो माँ के लिए भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पूरा लिखेंगे, काव्यांश में माँ का संतान के प्रति और संतान का माँ के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, माँ अपने बच्चे के पास चाहे वो जीव जंतु के माध्यम से हो। इसको देखिए, अनसिन पैसेज का मतलब क्या होता है, आपकी थिंकिंग स्किल और आपकी राइटिंग स्किल को देखा जाता है कि आप कैसे आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने कहा 2 नंबर का प्रश्न है तो आप ये भी लिखेंगे, माँ का संतान के प्रति, संतान का माँ के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है कि माँ किस प्रकार सांझ होते ही अपने बच्चों के लिए ज़रूरत का सामान लेके आती है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो। फिर लिख सकते हैं कि संतान भी अपनी माँ के प्रति इंतजार करता है, उसके प्रति प्रेम करता है और लेखक की माँ नहीं है इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा करता है या दुखी होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कवि को सर्वाधिक दुख किस बात का है। देखिए अंतिम में है ना कि मैं उसको रो रहा है क्योंकि मेरी सांझ चुप है, एक मेरे दीप में ही बल नहीं है। मेरे दीप मतलब मेरे ही दिए में उजाला नहीं है, मेरी खाट का विस्तार नभसा मतलब मेरा खाट, क्योंकि माँ अपने बच्चे को गले लगाकर सुलाती है, इसको अनुभूत करते हुए बच्चा कहता है कि मेरी खाट का विस्तार मेरा मतलब जैसे आकाश खाली होता है ना, पूरा कहीं समय खत्म ही नहीं होता है आकाश। आकाश है कि हमारी आंखों का भ्रम है, हम आंखों से आकाश को देखते हैं, आकाश कभी खत्म हो सकता है, कभी नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो आंखों का भ्रम है। उसी प्रकार उसका बिस्तर, उसका खाट भी खाली है क्योंकि मेरे शीश पर माँ का आंचल नहीं है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कवि को सर्वाधिक दुख अपने माँ का नहीं होने का है। फिर आप डिफाइन करके माँ का आंचल उसको नहीं मिला, माँ का प्यार उसको नहीं मिला। इस प्रकार से आपको 4 लाइनों में, कम से कम 3 लाइनों में तब भी आपको लिखना है, तब जाके इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सॉरी 2 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं व्यवहारिक व्याकरण। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जब बच्चे यहाँ पर करते हैं,
अटेम्प्ट कैसे करना है इसको भी आप ध्यान देंगे, और आंसर तक पहुंचना कैसे है इस पर भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब पहला प्रश्न है वाक्य भेद के अनुसार। 5 क्वेश्चन है, 4 करने, ध्यान देंगे। मुझे देखकर तुम रुक गए थे, इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब ये कैसे होगा? तुमने मुझे देखा और रुक गए। कई बच्चे क्या कर रहे थे, तुमने मुझे देखा और तुम रुक गए। तुम रुक गए क्यों होगा? वहां पर आपने तुमने बोल दिया है ना, तो आप क्या लिखेंगे? तुमने मुझे देखा और रुक गए। तो यह है इसका करेक्ट संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है उस महिला को बुलाओ जिसके पास छतरी है। इसको हमने किस में चेंज करना है? सरल वाक्य में चेंज करना है। तो बहुत लोगों ने लिखा था कि जिसके पास छतरी है उस महिला को बुलाओ। ये तो आपने उसी को उल्टा कर दिया है ना। इसमें क्या होगा? उस छतरी वाली महिला को बुलाओ भी लिख रहे थे कुछ लोग। आप उस क्यों लगा रहे हो? डायरेक्ट क्या आएगा? छतरी वाली महिला को बुलाओ। यह आपका क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। ठीक है, अगला है श्याम घर से निकला और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर बहुत ही ईजी है, और आया है इसमें, तो क्या है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 सरल वाक्य बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैं आगे आपको डिफाइन करते रहूंगी, आज मैं सिर्फ पेपर को ही सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है रात को देर तक जागने से मेरे सिर में दर्द हो गया। इसका मिश्र वाक्य बनाना है। बहुत बच्चों ने इसमें कारण यूज कर रखा था। आप सभी जानते हैं कारण तो सरल वाक्य में यूज होता है, क्योंकि इसलिए का प्रयोग भी इसमें बच्चे कर रहे थे। अरे भाई, सिंपल मिश्र वाक्य में आपको बता रखा है, जब और तब लगा दो। जब मैं रात को देर तक जागा तब मेरे सर में दर्द हो गया। जब और तब, जैसे ही मैं रात को देर तक जागा वैसे ही, जैसे वैसे से ज़्यादा सुटेबल इसमें जब और तब हो रहा है। जब मैं रात को देर तक जागा तब मेरे सर में दर्द हो गया। बस उसको इतना टिपिकल मत बनाइए कि जिससे मैं रात को देर तक जागा, क्योंकि मैं रात को देर तक जागा इसलिए मेरे सर में दर्द हो गया। इतना टिपिकल क्यों बना रहे हो? ऐसा बोलते क्या हम लोग? हम क्या, जब मैं रात को देर तक जागा तब मेरे सर में दर्द हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके सर में दर्द क्यों हो गया? अरे जब मैं रात को देर तक जागता हूँ तो तब मेरे सर में दर्द हो जाता है। समझ रहे आप? ये मिश्र वाक्य है कि हिंदी कोई बियॉन्ड द यूनिवर्स नहीं है, वो हमारे द्वारा बोलने वाली भाषा ही है। वही मैं आपसे कहती हूँ ना कई बार, अपना शब्द को जितना उच्च और जितना स्वच्छ रखोगे, आपके सोचने और लिखने का तरीका भी वैसा हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? जब मैं रात को देर तक जागा तब मेरे सर में दर्द हो गया। मिश्र वाक्य इज द करेक्ट आंसर। अगला है अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय में समारोह है। इसको क्या करना था? इसमें क्वेश्चन बना लीजिए आप। मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चन होगा कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय में समारोह है, तो उसमें प्रश्न था कि आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद बताइए। कुछ लोगों ने क्या लिखा था? की, खाली की लिखा हुआ था। अरे भाई, की कोई उपवाक्य खाली शब्द थोड़ी होता है, 2 उपवाक्य से मिलकर बनता है मिश्र वाक्य, प्रधान और आश्रित। अध्यापक ने कहा प्रधान कि कल विद्यालय में समारोह है आश्रित। आपने कि कल विद्यालय में समारोह अंडरलाइन करना था, ये लिखना था, और क्या लिखना था? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं वाच्य की तरफ। कैप्टन द्वारा चश्मा बदल लिया जाता है। वाच्य का प्रकार बताइए। द्वारा है ना, द्वारा लिखा है कैप्टन द्वारा, और इसका कर्तरी क्या होगा? कैप्टन ने चश्मा बदल दिया। ठीक है, तो क्या होगा? वाच्य का प्रकार क्या है? द्वारा लगा है, कर्मवाच्य। कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है। इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुवचन नहीं है ये, कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है। भौंका जाता है, एक कुत्ता है भाई, एक। क्या कहेंगे इसको? कुत्ता भौंकता है। कुछ लोग लिख रहे हैं कुत्ते ने भौंका। ये कोई सेंटेंस सही है? आप ये बोलोगे कुत्ते ने भौंका? क्या बोलोगे? कुत्ता भौंकता है। तो कुत्ता भौंकता है, एक वचन, उसको बहुवचन कुछ लोग लिख रहे थे कुत्ते भौंकते हैं। बहुवचन नहीं बनाएंगे, वचन के भी मार्क्स कट जाएंगे। क्रिया को परिवर्तित करेंगे कर्म, भाव और कर्ता के अनुसार, उसके ऐसे वचन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, क्या होगा? कुत्ता भौंकता है। कुत्ते ने भौंका इज द रॉन्ग। ठीक है, ध्यान देंगे, जो गलतियां हो रही मैं उसको समझा रही हूँ। अगला है दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। कर्मवाच्य में बदलिए। दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया। ठीक है, ये सही है, द्वारा लग गया कर्मवाच्य। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। हिरण तेज भागा, इसको भाववाच्य में हिरण द्वारा तेज भागा जाता है। ठीक है, हिरण से तेज। अब मैंने आपसे कहा था, देखिए मैं मानती हूं कि द्वारा लगता है भाववाच्य में, लेकिन ये द्वारा एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। और मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि वहाँ बोर्ड में आपकी कॉपी चेक करते हुए कि कोई बहुत डीपेस्ट नॉलेज वाला ना हो, और वो सिर्फ एक फैक्ट पे चले कि द्वारा कर्मवाच्य में लगता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, अपना काम वीक नहीं करना, स्ट्रॉन्ग करना है। तो हिरण तेज भागा, आपको पता है दोबारा नहीं लगाएंगे, बस आप क्या लिखेंगे? हिरण से तेज भागा गया। ध्यान देंगे, कभी भी भाववाच्य में द्वारा नहीं लगेंगे। हिरण से तेज भागा गया, जब आपसे परिवर्तन करने को कहा जा रहा है तो
वो बात अलग है कि पहचानने को होगा। हिरण द्वारा तेज भागा जाता है, हिरण द्वारा तेज भागा गया, तब आप पहचान जाएंगे कि ये भाववाच्य है। क्यों पहचान जाएंगे? क्योंकि वो उसमें कर्म तो है ही नहीं, और कर्म नहीं होगा तो कौन सा है? भाववाच्य है। इसके हम ट्रिक वाच्य में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला है पद परिचय। पहला है तुम हमारी बुराई कर रहे थे। बुराई, देखो बुराई का मूल शब्द है बुरा, और बुरा होना, अच्छा होना क्या होता है? विशेषता होता है। जब विशेषता में प्रत्यय लग जाता है, बुराई, ठीक है, अपनापन, तो ये क्या बन जाते हैं? ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। बच्चों ध्यान देंगे इस बात को, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण तब होता जब मैं कहती कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो मेरी ये विशेषता है, मैं बुरा हूँ, ठीक है। लेकिन हम तुम्हारी बुराई कर रहे थे, ये भाव है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, ठीक है। अगला है रजनी मधुर गीत गाती। देखो अब अगर ये मधुरता होता है ना, कि तुम्हारे गीत में मधुरता है, तुम्हारे गीत में मधुरता है, तो भाववाचक संज्ञा मधुर, मधुर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। मधुर क्या है? गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, और इसका विशेष्य क्या है? गीत, ठीक है। अगला है निरंतर कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अब पहले निरंतर का अर्थ समझिए। निरंतर का अर्थ क्या होता है? लगातार। और लगातार, मैं अगर कहूँ तुम लगातार टीवी देख रहे हो, मतलब मैं क्या कह रही हूँ? इन शॉर्ट मैं आपको टाइम बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ, प्लेस बता रही हूँ, या क्वांटिटी बता रही हूँ, है ना। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं ना, टाइम, प्लेस, मेथड और क्वांटिटी, यानी कि रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसको पहचानो अब। तो निरंतर माने लगातार, और लगातार माने समय बताया जा रहा है, तो क्रिया विशेषण तो है, सही, करेक्ट, आपको पता है क्रिया विशेषण, लेकिन ये कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और जहाँ पर क्रिया विशेषण आ जाता है बच्चों, वहाँ पर वचन लिंग नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? अव्यय, यानी कि जो कभी चेंज नहीं होते। अब अगर चेंज नहीं होते तो इनका वचन और लिंग तो होगा नहीं ना, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहे हो। निरंतर, मैं निरंतर काम करता हूँ, हम सब निरंतर काम करते हैं, निरंतर वैसा का वैसे ही रहेगा। तो निरंतर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। बस इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये नहीं कि आप लाइन भरने के लिए उसमें एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग लिखेंगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको यही पता नहीं है कि क्रिया विशेषण में लिंग वचन नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। अगला है अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब देखिए, एक होता है संबंध कारक, और मैं आपको बताया था कि जब हम कारक पढ़ रहे थे, या हमने पद परिचय जब पढ़ा था, आपने पद परिचय की वीडियो में देखना, आपको बताया था कि जहाँ अगर मैं कहूँ मैं ऊपर खड़ी हूँ, ध्यान देंगे आप, अगर मैं कहूँ कि मैं ऊपर खड़ी हूँ तो वो होगा क्रिया विशेषण, कौन सा? स्थानवाचक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं छत के ऊपर खड़ी हूँ, तो के ऊपर, छत के ऊपर, तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे बच्चों? अगर उसके आगे के लगता है, के द्वारा, के लिए, समझ रहे? के द्वारा, के लिए, या के ऊपर, के नीचे, के सामने, के हेतु, के कारण, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अव्यय लग रहा है, यानी कि एक वचन, पुल्लिंग, फलाना, ढिमकाना इसमें नहीं होगा, क्योंकि अव्यय माने अविकारी शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। अगला है कोई तुम्हें पूछ रहा है। कोई, ये प्रश्नवाचक नहीं है। ये प्रश्नवाचक कैसे होगा? अगर मैं कहती कौन तुम्हें पूछ रहा है, तब प्रश्न होता। मैं तो कह रही कोई तुम्हें पूछ, आप कहोगे कौन, प्रश्न तो आप करोगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई तुमको बुला रहा था, मैं प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब मैं निश्चित नहीं हूँ ना। मैंने आपसे कहा कि कोई बुला रहा था, आप कहोगे कौन, फिर मैं उसका नाम बताऊंगी, समझ रहे? तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, ये सब आप इसमें लिख सकते हो एक वचन। समझ गए आप? क्लियर हो गए पद परिचय थोड़े। अब आते हैं अलंकार में, सबसे इजी अलंकार है इसमें, ठीक है। अगले सैम्पल पेपर जो मैं लेके आऊँगी इसमें थोड़ा और टफ हम देखेंगे। पहला है तब बहता समय शीला सा जम जाएगा। आपको समझना ही नहीं मीनिंग, आपको सीधे सा पे जाना है। आपको पता है कि 10th क्लास में सिर्फ अर्थालंकार हैं, और वो भी कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों भाई हैं, बस तीनों की कुछ कुछ अंतर है। उपमा कहता है भाई मैं तो तुलना के वाचक शब्द लूंगा, सा, सी, से, सरिस, समान। रूपक कहता है मुझे कुछ नीचे में तो डायरेक्ट हमला करूंगा। उत्प्रेक्षा कहता है मैं भी वाचक लूंगा, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि मान लो, जान लो, है ना, जनु जानो, ज्यों त्यों, ये
ये इन तीनों की विशेषता है। अतिशयोक्ति कहता है मैं तो अतिशय उक्ति करूंगा, मैं तो बढ़ा चढ़ा के बोलूंगा। और मानवीकरण कहता है मैं तो पत्थर में भी जान डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मानवीकरण करेगा वो क्या करेगा, वो हर नेचर की हर चीज़ में इंसान का गुण डालेगा मानवीकरण। आप समझ गए। देखो मैंने शॉर्ट में आपको 5 अलंकार बता दिए। अब यहाँ पर वाचक शब्द है सा, तब बहता समय शीला सा जम जाएगा, उपमा अलंकार। अगला है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। मनो मतलब मानो, मनहु, मनहु मनहु भी होता तो क्या है, जनहु मनहु, मानो जानो। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन टरत नटारा। यहाँ पर किसी चीज़ को उठाने के लिए भूप सहस, भूप माने राजा, सहस माने बहुत सारे, 10 एक ही बार, एक बार में सारे राजा उठा रहे लेकिन उठा नहीं पा रहे, बिल्कुल हिला नहीं पा रहे। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के भाई बनना ठन्ना, तो मनुष्यों का काम होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, घ में मानवीकरण है। प्रीत नदी में पावना बोरियो, अगर आपने सूरदास चैप्टर मेरे से पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको बताया था, इस वीडियो में भी अगर मैंने डाला है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें से भी मैंने आपको बताया था। प्रीति नदी में पावना डारियो मतलब प्रेम की नदी, प्रेम नदी में, जहाँ पर आप प्रेम के समान नदी नहीं कह रहे हो, प्रेम की नदी। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क उपमा, ख उत्प्रेक्षा, ग अतिशयोक्ति, घ मानवीकरण, अंग रूपक। क्लियर? इसमें आप अलंकार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क के बाद आंसर पूरा लिखेंगे। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, उत्प्रेक्षा लिखना नहीं आता है तो उसको लिखना सीखें। अतिशयोक्ति स पूरा आता है, ध्यान देंगे। ठीक है, मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण होता है, ये भी ध्यान देंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 वर्ड वाले प्रश्न है, और ऐसे में अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस में, पैसेज, सीन पैसेज। ठीक है, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। एक संस्कृत व्यक्ति, जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है इसको, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, समय लगेगा, कोई बात नहीं भाई, पेशेंस चाहिए इस चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। 2 मिनट में मैगी बनती है, बुद्धि नहीं बनती है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति हो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायासी प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, परंतु न्यूटन जितना संस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते। ठीक है, ये संस्कृत चैप्टर है और संस्कृति चैप्टर, तो आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने ये सीन पैसेज है हमारे लिए, लेकिन देखिए ऑप्शन ऐसे आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पहला प्रश्न, संस्कृत व्यक्ति की उपलब्धि क्या है? उपलब्धि मतलब वो क्या प्राप्त करता है भाई। ठीक है, पहला अनायास ही वस्तु प्राप्त हो जाती है, दूसरा अपने विवेक से नई चीज की खोज करता है, तीसरा पूर्वजों द्वारा अपरिचित होना, चौथा ये सभी। अभी हमने पढ़ा संस्कृत व्यक्ति, अगर आपने संस्कृति और सभ्यता ही चैप्टर पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हैं कि संस्कृत व्यक्ति वह होता है जो अपने विवेक से, जिसके पास योग्यता भी है, जिसके पास आवश्यकता भी है, तो वो अपने विवेक से क्या करेगा, नई चीज़ की खोज करेगा। तो संस्कृत व्यक्ति वही है। अनायास ही जिसको वस्तु प्राप्त हो जाती है ना, वो संस्कृत व्यक्ति नहीं, वो सभ्य होता है। हम लोग सभ्य हैं, हम तो सभ्य भी नहीं है, मेरी भाषा में तो हम लोग सभ्य भी नहीं, हम असभ्य हैं, जो लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का भी गलत प्रयोग कर रहे हैं, है ना। पूर्वजों द्वारा अपरिचित नहीं होता है क्योंकि वो तो संस्कृत व्यक्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अपने विवेक से नई चीज़ की खोज करना। और इसको भी आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे क, फिर नंबर 2 और पूरा ऑप्शन लिखेंगे। ध्यान देंगे आप सभी लोग, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा, वहाँ मार्क्स में अगर शॉर्टकट पड़ गया ना बच्चों, बड़ा भारी पड़ जाएगा। क नंबर 2, अपने विवेक से नई चीज़। और आप ऑप्शन पूरा सेंटेंस लिखते वक्त एक भी शब्द ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि फिर इसमें असमंजसता होती है, नहीं हाँ वाले ऑप्शन जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत क्यों नहीं कहला सकती है? क्योंकि संस्कृत व्यक्ति की, अब यहाँ पे कथन दिए हैं तो आप ध्यान देंगे, आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 और 4 सही है, कथन 1 और 2 सही है। पहला है क्वेश्चन ये है कि संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत क्यों नहीं कहला सकती।
उसने नए तथ्य की खोज करने में सहायता की है, उसे अपने पूर्वजों से वस्तु अनायास ही प्राप्त हुई है, वह अपने आविष्कार करने के तथ्यों से परिचित है, उसने अपने विवेक का प्रयोग किया है। देखिए प्रश्न क्या है कि संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत क्यों नहीं कहला सकती? क्यों नहीं कहला सकती? क्योंकि उसको अब चीज़ें अपने आप प्राप्त हो गई ना। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उसे अपने पूर्वजों से वस्तु अनायास मतलब क्या होता है? अपने आप ही प्राप्त हो जाना। अनायास मतलब अपने आप, स्वतः ही, स्वतः भी बोल सकते हैं इसको आप। पूर्वजों से स्वतः ही प्राप्त हो जाना, अपने आप ही प्राप्त हो जाना। तो अब आप क्वेश्चन नंबर का इसका 2 ऑप्शन ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ख, ऑप्शन नंबर 2, कथन 2 सही है। ठीक है, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन को संस्कृत मानव किस प्रकार कहा जा सकता है? संस्कृत मानव किसको कहा जाता है? अब हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हम बोलते तो बहुत सिंपल आंसर है, न्यूटन भौतिक विज्ञान का आविष्कारक था। न्यूटन अनेक बातों से सहमत था। न्यूटन ने सभ्य बनने के लिए अनेक प्रयोग किए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का थ्योरी दी। ठीक है, अगला है घ क्वेश्चन, कथन और कारण है। कथन है कि आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को सभ्य कह सकते हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कथन और कारण को आप कैसे पहचानेंगे। कथन के बाद आप क्यों के लगाने के बाद कारण पढ़ेंगे। चलो दोबारा पढ़ते हैं। आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को सभ्य कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। क्या आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया? नहीं। आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को सभ्य कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आज उसे न्यूटन से बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा पता है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि पत्थर को रगड़कर आदिमानव ने आग का आविष्कार किया। आज हम अपनी गैस जलाने को, मंदिर में दिया जलाने को पत्थर नहीं रगड़ रहे, हम उससे मॉडर्न चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम सभ्य हैं, हम संस्कृत नहीं हैं, क्योंकि हमने आग का आविष्कार हमने नहीं किया, हम उसके मॉडिफाई रूप का प्रयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो देखो अब इसमें ऑप्शन क्या सही है, आप समझ गए होंगे। कथन ए सही है, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने। तो हमारा कथन तो बिल्कुल सही है कि हम लोग सभ्य हैं, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार हमने नहीं किया। तो कथन ए सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी अंग, न्यूटन अनेक बातों से अपरिचित रहा। क्यों रहा? अपरिचित रहा मतलब समझ रहे हैं कि नहीं जान पाया। पहला ऑप्शन है क्योंकि उसे बाद की अनेक बातों का ज्ञान नहीं था। दूसरा, सिद्धांतों की जानकारी नहीं थी, नियमों का ज्ञाता नहीं था। चौथा, उसे संस्कृति की पहचान थी। तो अपरिचित रहेगा तो संस्कृति पहचान से मतलब सीधी सी बात यह है कि क्योंकि उसे बाद की अनेक बातों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत व्यक्ति है, अपरिचित क्यों रहा? उसको बाद की बातों का ज्ञान था ही नहीं। तो यही इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं गद्य खंड में। ठीक है, गद्य खंड में वैसे इसको सही से आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? पहला प्रश्न, प्रश्न के अंदर प्रश्न है, ध्यान देंगे आप। कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या टिप्पणी की थी? व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्या की थी? इस टिप्पणी के प्रति आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो बच्चे गलती कर क्या करते हैं, कैप्टन ने के प्रति पान वाले ने कहा था ये लंगड़ा है, ये तो क्या जाएगा फौज में, ये बस 2 लाइन ये लिखते हैं, आंसर कंप्लीट। ये तो आपने 1 नंबर का काम किया। क्वेश्चन तो ये भी था कि इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो वो आप कैसे लिखेंगे कि कैप्टन ने के प्रति पान वाला कहता है ये तो लंगड़ा है, ये क्या जाएगा फौज में, ये तो पागल है पागल। ठीक है, ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के पर मेरे हिसाब आप कहेंगे मेरे अनुसार यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी निंदनीय है, ऐसे देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिखना था, तब आपको 2 नंबर मिलते। क्लियर? अगला है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो आप 2 पॉइंट लिख देते। भाई आपको पता है उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने घर से शुरुआत की। देखिए हम बात करते हैं ना कि हमें समाज सुधारना है, पहले अपने आप को सुधारो, अपने घर को सुधारो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। हमें तो डंडा लेके बाहर नहीं जाना है, हमें पहले डंडा अपने सर पे मारना है, खुद को भी देखना है कि हम कैसे हैं, है ना। उसके बाद हमको घर को देखना है, उसके बाद हम बाहर की बात करेंगे। लेकिन हर कोई आज दुनिया को सुधारने चलता है, पहले खुद नहीं सुधरता है। यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो समाज में इतनी सारी चीज़ चल रही हैं। ठीक है, चलो पॉइंट में आते हैं। तो बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? पहला पॉइंट, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं या सारे जो भी कर्मकांड किससे करवाए? अपने पतोहू से करवाए, और जबकि ये समाज में ये प्रचलन नहीं था। दूसरा,
उन्होंने अपनी विधवा पतोहू का पुनर्विवाह कराने की बात की और उसको कराने के लिए उसके भाई के साथ मायके भेज दिया। ये दो उन्होंने काम करवाए। यहाँ पर कुछ लोग ये ना लिखें कि उन्होंने मंगल गाया, उन्होंने गाना गाया। यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है तो आप महिलाओं से रिलेटेड बात ही यहाँ पे करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर नाच गाना किया। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित बात हो रही है तो अब ये 2 पॉइंट मिलेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखो, जब ऐसे प्रश्न हो बच्चों और 2 नंबर के प्रश्न हो तो एक ही बात को घुमा फिरा के ना बोलिए। वहां पर इसके 2 पॉइंट हैं। पहला, उन्होंने कुछ भी पढ़ने से चुनकर पढ़ने की बात किसने सिखाई? मनु भंडारी ने सिखाई। कुछ भी पढ़ लेती थी, उनको सिलेक्टेड राइटर दिए मनु भंडारी को शीला अग्रवाल ने। पहला काम ये किया। लेखिका बनने के पीछे बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने सिलेक्टेड उनको उपन्यास बताए, राइटर बताए। पहला काम ये। दूसरा, जो देशभक्ति की चिंगारी उनके पिताजी ने उनके अंदर डाली थी, लेकिन उनको एक सीमा में बांध रखा था कि आप भीतर रहकर सब सिर्फ सुनेंगी, अपने वक्तव्य देंगी, इसमें भाग नहीं लेंगी, उसको एक जलते लावा में किसने बदला? शीला अग्रवाल ने बदला। उन्हीं के कारण उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट हैं। जब आप डिफरेंट पॉइंट लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर? ओके। नेक्स्ट, आज के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान संस्कृत नहीं है। संस्कृत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, ये तो आपको पैराग्राफ में मिल गया है ना आंसर। कैसे मिल गया कि देखो, अब प्रश्न क्या है कि आज के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान संस्कृत क्यों नहीं है? क्योंकि वह खुद के विवेक से कोई भी नई चीज की खोज नहीं कर रहा है। और संस्कृत उसे कहा जाता है जो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से किसी नई चीज की खोज करता है। और इस पाठ के आधार पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इसे आपने डिफाइन कर दिया कि आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी सभ्य हो सकता है क्योंकि उसको अन्य बातों का ज्ञान है, लेकिन अपने विवेक से किसी नई चीज का आविष्कार नहीं कर रहा है, इसलिए वो न्यूटन के समान संस्कृत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेरा सबसे बेस्ट प्रिय जो टॉपिक है वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्भड़तिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहा रिसरोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परी तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। जो बिलोक की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो ये जब आपने पढ़ा था, आपको पता है हमने कितने अच्छे से इसको पढ़ा। प्लेलिस्ट में जाके आप जो नए हैं इसमें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मुझसे, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, सिर्फ ये सोच के ना पढ़िए कि हम एग्जाम में इसको पढ़ के पास हो जाएं। ये हमको जीवन की बहुत अच्छी सीख देता है कि किस प्रकार जलती हुई आग को विनम्रता की पानी की बूंदें कैसे शांत कर सकती हैं। ठीक है, तो हम समझ गए भाई, जिसने समझना है समझ गया होगा। अवधि भाषा में है तो डिफिकल्ट तो है ही। अब आते हैं सीधे प्रश्न में। प्रश्न क, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू पंक्ति का आशय क्या है? चहत माने चाहता है, उड़ावन माने उड़ाना, फूकी माने फूक से, पहाड़ू माने पहाड़। अब क्या बना? फूक कर पहाड़ उठाना, गलत। उड़ाने की बात हो रही है, उड़ाना। ऑप्शन नंबर 2, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, करेक्ट। कुठार की बात नहीं हो रही, कुठार माने मतलब फरसा, बाण भी की बात नहीं हो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, फूक से पहाड़। पहाड़ू माने होता है, अब इसको जिस बच्चे ने पहाड़ू को पठार या कठार जो भी समझा होगा उसका आंसर गलत। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, लक्ष्मण जी ने फरसा दिखाने पर परशुराम जी को क्या कहा? आप हमारी तुलना स्वयं से ना कीजिए, हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे फल के, अब कुम्हड़े मैंने बताया था सबसे कमजोर फल। अब यहाँ लिखा है ना, यहाँ कुम्हड़त्या कहू नाही, यहाँ कुम्हड़त्या कहू नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ काशी फल के समान कमजोर कोई नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3, ख का 3, यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग, कथन और कारण। लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों से अपने क्रोध को सहन कर रहे थे, क्योंकि आपको मैंने बताया ना रीजन, क्योंकि परशुराम जी जनेऊधारी है। हाँ, यहाँ पे कहा है ना, उन्होंने क्या कहा है देखो, जो कछु कहा सहित अभिमाना,
भृगु सुत समझु जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा सहारिछ रोकी। रिस माने गुस्सा, मैं जो भी तुमसे कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे जनेऊ को देखकर अपने गुस्से को रोक के कह रहा हूँ। तो यही तो आंसर है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आपने ऑप्शन 1 लिखना है और सेंटेंस को पूरा लिखना है। सही नहीं है वाला भी ऑप्शन मत उतार देना, दिमाग से काम करना, शांति से काम करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्यांश के अनुसार रघुकुल की मर्यादा क्या है? अभी बोला ना आगे क्या है? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल ही न पे न सुराई, बंधे पापू। उन्होंने क्या कहा? हमारे कुल की क्या मर्यादा है? ऑप्शन, स्त्री का सम्मान नहीं करना, नहीं करना लगा दिया। सम्मान करना होता तब भी हम डाउट में आते, गलत। देवता ब्राह्मण हरिभक्त और गाय की रक्षा करना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला है अंग, परशुराम को अस्त्रों की आवश्यकता क्यों नहीं है? भाई ये लास्ट में लिखा है ना, कोटि कुल सम वचन तुम्हारा। भाई जो शिक्षक होते हैं ना, कभी कभी अब जैसे गवर्नमेंट कहती है हाथ मत उठाओ, तो शिक्षक अपनी वाणी से ही बच्चों को इस प्रकार से इतनी चोट पहुंचा देता है कभी कभी कि बच्चे, समझने वाले बच्चे सुधर जाते हैं, है ना। नहीं समझने वाले बच्चे मन ही मन में कुंठित भावना रखते हैं उस शिक्षक के प्रति, कुत्सित भावनाएं रखते हैं, मन ही मन अपशब्द का प्रयोग भी करते होंगे। लेकिन ध्यान रखें कि कभी कभी क्या है, वचनों के द्वारा भी ऐसी मार पड़ती है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है और हम बहुत अच्छे हाइट पर पहुंच जाते हैं। तो परशुराम के को अस्त्रों की आवश्यकता क्यों नहीं है? राइट आंसर इज द सेकंड, क्योंकि उनके वचन कटीले हैं। कटीले मीन्स कठोर हैं, ठीक है। कटीले हैं मीन्स कठोर हैं, कांटे भरे हैं, जो भी आप लगाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पद्यांश के अनुसार। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए कि फागुन मास के आने से पेड़ों की डालियों के स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है। आपने वही लिखना है, लाल हरी पत्तियां सज जाती हैं, मदमस्त मौसम हो जाता है, खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि बसंत ने अपने गले में फूलों का हार पहना है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी थी, बहुत सिंपल सा आंसर था। और पहली बात बता दूं, आप कोई भी एक टॉपिक को बार बार घिसे ना, उस पर डिफरेंट दो पॉइंट कम से कम लिखेंगे, डिफरेंट बिल्कुल, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला, सूरदास द्वारा प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें ये लिखते हैं कि हमारा मन तो ऐसा है, हमारा मन वैसा है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि गोपियों को योग साधना कैसा लगता है, दृष्टिकोण क्या है। तो आप ना वर्ड टू वर्ड आंसर लिखो। पहला पॉइंट, उनको योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। भाई मैं कहूँ अगर मेरे प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण क्या, आप कहोगे मैम आपका बोलना बहुत तेज है, आप बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करके हमें हानि पहुंचाती हैं मानसिक रूप से, तो आपका दृष्टिकोण मेरे प्रति ये होगा, है ना। आप पॉइंट टू पॉइंट मुझे आंसर दोगे। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर भी आंसर लिखोगे क्या, कि योग साधना उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है ना। और क्या कहा था, सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी ना करी, है। तो उन्होंने क्या कहा था, ये हमारे लिए एक ऐसी बीमारी के समान है जिसको ना हमने कभी देखा सुना ना किया। फिर आप एडिशनल कर सकते हैं कि उनको ये तो संदेश उनको दो जिनका मन चंचल है, हमारा मन तो एक निष्ठ प्रेम श्री कृष्ण से है। ये आपका एडिशनल है। 2 नंबर पक्के। अगला प्रश्न है, संगतकार की आवाज में दिखाई देने वाली हिचक क्या प्रदर्शित करती है? मानवता को प्रदर्शित करती है, अपने मुख्य गायक को ऊपर उठाने की बात करती है, मानवता दिखाती है, कोशिश करती है कि मुख्य गायक की आवाज़ आए, सम्मान मिले, सफल हो। ये उसकी मानवता है, ये उसका डर, ये उसका कमी नहीं है, ये भी लिखना, ये उसकी कमी नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा गाता हो लेकिन अपने मुख्य गायक को आगे करने का प्रयास करता है। अगला, यदि बच्चे की माँ उसका परिचय कवि से नहीं कराती तो क्या होता? यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अपनी कहानी नहीं लिखनी है, चैप्टर से रिलेटेड लिखना है। तो अंतिम पंक्ति ही ना, अगर तुम्हारी माँ ना माध्यम बनती आज, मैं ना पाता जान, मैं ना पाता देख, तुम्हारी है दंतरित मुस्कान। ये था ना लास्ट पंक्ति। तो माँ माध्यम नहीं बनती तो बच्चा कभी बच्चे की मधुर मुस्कान को कभी कभी देख ही नहीं पाता। उसी को आपने 2 लाइन में लिखना है। मिल नहीं पाता, शायद कविता का निर्माण नहीं कर पाता, सुंदर मुस्कान नहीं देख पाता, मिलन नहीं हो पाता, बच्चा नहीं जान पाता, पिता नहीं जान पाता, ये लिखना। 2 नंबर पूरे। अब आते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स सबके यहीं पे कटते हैं। ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चा माता के द्वारा अधिक सजाया संवारा जा सकता है या पिता के द्वारा। ये आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था, लेकिन पूछा है पाठ के आधार पर। आप अपने घर की कहानी नहीं बताओगे कि मुझे तो मेरे पापा तैयार करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, माता के अंचल पाठ के। तो माता के अंचल पाठ में उन्होंने देखा कि पिताजी भभूत रमाते हैं उसके माथे पर, तिलक लगाते हैं, लेकिन पूरा जो लट्टूदार सर पे वो करना, तेल लगाना, है ना, बच्चे को तैयार करना, वो कौन करती? माँ करती। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माता के आंचल पाठ के आधार पर
बच्चा माता के द्वारा अधिक सजाया संवारा जाता है, जैसे पाठ है भोलानाथ अपनी माँ के द्वारा। वो कुछ एक आध आप उसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये प्रश्न लिमिट क्या है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है आपने इसको, है ना। तो इस प्रकार लिखेंगे। फिर उसके साथ प्रश्न क्या है, या पिता के द्वारा, ठीक है। उदाहरण सहित यह भी बताइए कि भोलानाथ के खाने तथा खेलने हेतु जाने के प्रसंगों से आपको क्या शिक्षा मिलती है। देखो खाने का साथ क्या था कि माँ और पिता मिलकर उसको साथ में खाना खिला रहे हैं, प्यार के साथ खाना खिला रहे हैं। अब इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार के साथ मिलजुल के खाना खाना चाहिए। खेलने वाले प्रसंग से आप ले सकते हो कि जिस प्रकार वो खेलता है तो पिता की उसमें सहभागिता होती है, और घर के ऐसे खेलों से उसका जुड़ाव होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है। बच्चा खुद से कौशल होकर, मतलब खुद की योग्यता से, खुद की बुद्धिमत्ता से अपने खिलौनों का निर्माण करता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर कौशल का विकास तब होगा जब हम अपने घर के ऐसे बचे अपशिष्ट पदार्थों से खिलौने बनाएं, है ना। ये आप इसको डिटेल में लिख सकते थे, 4 नंबर तब मिलेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में हमारे रीति रिवाजों और वो परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें उन्हें पुनः अपनाने की आवश्यकता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे पक्ष और विपक्ष लिखा है, लेकिन आप कभी भी ऐसे टॉपिक पर विपक्ष में ना जाइए। क्यों ना जाइए, क्योंकि ना देखिए बच्चों, हम एवरेज में मानते हैं, और एवरेज अगर 55% भी होगा ना तो हम कहेंगे कि ऐसा माना जाता है। हम उस 45% को देखते ही नहीं है, हम 55% की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक जगह आई थी, चैप्टर आपने पढ़ा है खेदुम। खेदुम एक ऐसी जगह आई थी जहाँ पर कहता है लेखक जितेन नार्गे कहता है कि हमारे यहाँ खेदुम बड़ा स्वच्छ रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जो इस जगह पे गंदगी करेगा, कूड़ा करेगा, वो मर जाएगा। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में क्या होता है, नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। तो अगर हम इन पुराने रीति रिवाजों को मनाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण होगा ना। जैसे उत्तराखंड के अंदर ही आप ले लो, जैसे हरेले के समय पर वन रोपण सप्ताह मनाया जाता है। तो हरेला तो हमारे यहाँ पारंपरिक समय से कब से मनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपको इसके पक्ष में ही लिखना था, ठीक है। आप पक्ष में ही लिखेंगे, और आप चैप्टर से रिलेटेड खेदों का जिक्र भी यहाँ पे करेंगे, और फिर उसका कटाव का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लेकिन कटाव का कम देंगे, ये नहीं कि आप कटाव डाल देंगे, वो तो फिर पूरा पॉल्यूशन वाला टॉपिक आ जाएगा, प्रदूषण वाला टॉपिक नहीं डालना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। समझ गए होंगे आप, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको और डिटेलिंग जानना है आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है, कृतिकार की ईमानदारी से आप क्या समझते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक ने इस ईमानदारी के पक्ष समक्ष किस तरह की लेखक की विवशताओं का उल्लेख। विवशताओं मतलब होता है मजबूरी, व्यवस्था नहीं है ये। बहुत सारे बच्चे विवशता को व्यवस्था लिख रहे हैं, विवशता मतलब होता है मजबूरी। क्वेश्चन है, कृतिकार की ईमानदारी से मतलब क्या है। देखो, कृतिकार की ईमानदारी ये होती है, जो लेखक होता है ना, वो कभी सामने वाले को यह नहीं पता लगने देता कि कौन सी रचना उसने लालच में आके लिखी है, कौन सी रचना उसने किसी को दिखाने के लिए लिखी है, या कौन सी रचना उसने स्वयं के भावनाओं को प्रकट करने के लिए लिखी है। यही उसकी ईमानदारी है। या आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट नहीं लिखेंगे ना, ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन, तो आप डिटेल में लिखेंगे कि कौन सी रचना उसने आंतरिक विवशता से लिखी है और कौन सी रचना उसने बाह्य विवशता से लिखी है। इसका भेद बनाए रखता है, और यही उसकी ईमानदारी है, यही उसकी ईमानदारी है। अब प्रश्न ये है कि उसने ईमानदारी के समक्ष किस तरह की लेखक की व्यवस्थाओं को बताया है। तो आप फिर 2 व्यवस्था बताते, आंतरिक और बाह्य, दोनों में 2-2 पॉइंट लिख सकते हैं, वो आपको पता है। अब बढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन में, जो बहुत ही मार्किंग गेनिंग वाला है, लेकिन बच्चे इसमें लापरवाही करते हैं। पहला है, अध्ययन एक उपयोगी आदत, और दूसरा है, निरक्षरता एक अभिशाप, तीसरा है, पुरुषार्थ सभी सुखों की सीढ़ी, ठीक है। तो बच्चों को तो यही पता था अध्ययन क्या है। देखिए अध्ययन क्या है, यहाँ पे साफ लिखा है कि आप इसमें वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ लें। देखिए, लेकिन ध्यान दें, देखो इसमें फॉर्मेट गलत है, ग्रामर का फॉर्मेट आपको कहीं गलत मिले इसको फॉलो नहीं करना है। मैंने आपको बताया है, अनुच्छेद एक पैराग्राफ है, एक आर्टिकल राइटिंग है, जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चाहें तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई कोटेशन डाल सकते हैं, बस लाइन नहीं छोड़ना है, पैरा चेंज नहीं करना है, वही अनुच्छेद होता है। यहाँ पर भी देखो फॉर्मेट गलत दिया है, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो अध्ययन क्या है, अध्ययन देखिए, अध्ययनशील प्राणी माना गया है। अध्ययन शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। बहुत सारे बच्चे अध्ययन का मतलब ध्यान से समझते हैं, ध्यान नहीं, वो तो ध्यान हो गया, अध्ययन माने होता है पढ़ना। अब इसको डिटेलिंग में आप इस टॉपिक को
पढ़ सकते हैं। इसको पूरा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। बस आपको मैंने समझा दिया अध्ययन का मतलब क्या होता है, पढ़ना। और अध्ययन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विशेष अध्ययन, एक होता है सामान्य अध्ययन। ठीक है, इसको डिटेल में वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि अध्ययन का मतलब क्या है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें अध्ययन आप समझ के, अब देखो अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, मैंने अनुच्छेद लिखने बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, खाली डिटेलिंग हो जाएगा। निरक्षरता, निरक्षरता का मतलब क्या होता है, निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़। देखिए उसे निरक्षर कहते हैं, और उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, आप ऐसे कहावत लोकोक्तियाँ भी बीच में डाल सकते हैं। और इसको ये वीडियो यहाँ पर पॉज करके, ये निरक्षरता वाला ये टॉपिक है ऊपर वाला। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है ये। अब देखो हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के निमित्त, निमित्त मतलब होता कारण, निमित्त मतलब होता के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया उसे पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ये पुरुषार्थ है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ये पुरुषार्थ है। सफलता प्राप्त करने के लिए काम चोरी करना, शॉर्टकट अपनाना ये पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि हिंदू शास्त्रकारों में या किसी भी बहुत बड़े शास्त्रों में जहाँ पर किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए कोई विधान बनाए कि ये आदर्श हैं, उन आदर्शों पे चलना, वही क्या कहलाते हैं, वो पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, और पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं और उन्हें नियमित बनाते हैं और उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी करते हैं। अगर हर कोई व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ एक हो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि जंग में और इस पे सब कुछ जायज होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर ऐसा होगा तो जंगल राज चल जाएगा, समाज में सब एक दूसरे को मार काट करेंगे। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदर्शों पे चलकर उसको प्राप्त करना पुरुषार्थ कहलाता है। आप वीडियो पॉज करके इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद एक पॉइंट से स्टार्ट होकर लास्ट पॉइंट तक चलेगा, ऐसे लाइन नहीं छोड़ेंगे जैसे इसमें दिखा रखा है। अगला था स्ववृत्त वाला, इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट। स्ववृत्त लेखन का फॉर्मेट देख लो आप। कुछ लोग खाली हेडिंग डालते हैं, थोड़ा वो देते हैं, आप ऐसे पूरा लिखेंगे क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई थी। क्या था कि आप नई दिल्ली 13, ठीक है 13 क्या था, 13 है समाचार पत्र वाला। अच्छा पत्र वाला मैंने इसमें डाला है, पत्र आप नॉर्मल है, पत्र को आप पत्र मैंने जो पत्र का करा रखा है फॉर्मेट प्लेलिस्ट में, आप उस पर जाके देख सकते हैं। मेन है पत्र का फॉर्मेट, आप सभी को पता है, पत्र में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके पत्र वाला फॉर्मेट देख सकते हैं। ईमेल का देख लीजिए, देखिए आप ईमेल का फॉर्मेट ऐसा होता है। अगर उसमें देखो सारी चीज़ें दी, उसमें ये दिखा है कि उसको हिंदी भाषा में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है देखो हिंदी भाषा का ज्ञान, जैसे तुम्हें पूछा जाएगा वैसा लिखा जाएगा। अब बात करते हैं ये ईमेल की। ईमेल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 5 नंबर का है बिल्कुल। देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, भाषा देख लो, फॉर्मेट देख लो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। कुछ लोग खाली विषय नहीं लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे अब देखो इसमें क्या था कि आपके विद्युत बिल के अत्यधिक चार्ज लगाने की शिकायत की गई है, तो आपने कंडीशन दे दी कि मेरा बिजली का बिल आसपास आ रहा है, अब इसके आसपास है, अधिक चार्ज जो अनुचित है, अतः आपसे निवेदन है प्राथमिकता के आधार पर इस मामले तत्काल संज्ञान। और आप कैसा लिखते हैं कि मैंने ऐसा करा वैसा करा, आप अधिकारी को यहाँ भेजो, इसको ठीक करा दो। मतलब एक बड़ी ही जनरल भाषा। भाई पत्र औपचारिक पत्र है वो, ईमेल, ईमेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पत्र भेज रहे हो, वो भी औपचारिक। तो भाषा भी तो औपचारिक होगी ना आपकी। घर में चाचा थोड़ी बात कर रहे हो कि अरे आप इसको ठीक करा दो, किसी को भेजो यार, ऐसी भाषा नहीं। भाषा देखो आप, फॉर्मेट देखो, भाषा को, भाषा का शब्दों का चयन देखो, है ना। और कार, कार बेचनी थी सेकंड हैंड, सेकंड हैंड कार थी ना, हाँ पुरानी कार बेचनी थी। तो आपके सपनों की कार कम दामों में, और आप कहते हो ले लो ले लो कार ले लो। ऐसे कौन लेता है कार, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि आपकी नज़र जाए। तो आपके सब देखो ऐसे कोडिंग बनती है, फॉन्ट स्टाइल देखो कितना चेंज हो रहा है। तो संपर्क करें, हाउस नंबर सब एड्रेस दे रखा, आपने लिख दिया कार बना दी, ले लो, सफ़ेद रंग की है, ये कंपनी की है। तो आप देखो कार का ऐड अगर आप दे रहे हो तो इस प्रकार से दोगे, आप इस विज्ञापन को देख सकते हो। और संदेश लेखन, देखो संदेश लेखन में बच्चे क्या कर रहे थे, डेट डाल रहे थे, समय डाल रहे थे, लेकिन प्रिय भाई लिखते डायरेक्ट भी उसी के आगे स्टार्ट कर रहे थे। देखो मैसेज हम लिखते हैं ना, गुड इवनिंग लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही संदेश लेखन होता है। तो आप संदेश लेखन का फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज मैंने प्रयास किया कि एक सैम्पल पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और आगे भी मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिसमें हम क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं और आंसर कैसे लिखते हैं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे किया जाता है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।